Hello, everyone, and welcome to another episode. Dalits in India, a community where people are made to feel like untouchables and lesser than other human beings just by virtue of the caste they are born in. While many of us in urban areas and in smaller towns choose to believe that such a thing does not exist in a progressive country like India, the reality strikes us again and again in the form of shocking news that become almost impossible for us to digest. Even if India becomes a superpower or makes unbelievable progress, all of us from Indian origin need to hang our heads in shame till the time every Dalit child, every Dalit baby is stopped from being made to feel like an untouchable or a lesser human being by their teachers, by the police, by the administration, by their neighbors, just by virtue of the caste they are born in. To talk more on this issue, on what are the ground realities, what is the vision for making a change on this in India, we have with us today political analyst and Dalit activist, Mr. Sandeep Singh ji. Let us all welcome him. हो पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा कब तक ऐसे वार सहोगे बोलो बोलो कब प्रतिकार करोगे संदीप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए। जी धन्यवाद। और मैंने आपका थोड़ा कुछ टीवी डिबेट्स प्राइम टाइम में देखा है और आप बहुत अच्छे बोलते हैं, लेकिन आपको सुनने का ज्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि वहां पे एंकर्स खुद ही ज्यादा बोलते हैं और उनके जो कोटरी होते हैं वही ज्यादा बोलते हैं। तो मैं आज आपको अनइंटरप्टेड सुनना चाहती हूँ। और शुरू करने से बिल्कुल। पहले मैं बोल दूं कि मैं बंगाली हूँ, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो जी जी टॉपिक है ये बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग लोगों तक पहुंचना चाहिए और बिल्कुल, क्योंकि काफी सारे मेरे व्यूअर्स भी मुझसे बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि मैं हिंदी में प्रोग्राम करूं, तो मैं ये कोशिश करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो माफ करना और सुधार भी देना। नहीं नहीं, ये होना भी चाहिए क्योंकि जो जो टॉपिक आज हमने रखा है वो आप टॉपिक आप जब एक्सप्लेन करेंगे तो लोगों को समझ आ जाएगा कि वो टॉपिक क्यों हिंदी में जरूरी है। बहुत बहुत ही। मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि बहुत सारे शहर के लोग खास करके या स्मॉल टाउन के लोगों को भी लगता है कि ये जो जात पात का मुद्दा है ये अब शायद खत्म हो चुका है या फिर इतना नहीं है, जो है वो भी इतना कम है कि वो ना के बराबर है। तो आप जमीनी असलियत हकीकत क्या है ये हमको थोड़ा समझाइए एग्जाम्पल से। देखिए, मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा जिन्हें लगता है कि शहर में ये सब चीजें नहीं है, शहर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो शोषण सदियों से चला आ रहा है वो शहर के अंदर नहीं है। जबकि अभी हाल ही में हमने दिल्ली के अंदर देखा, एक दलित समाज की वाल्मीकि बेटी के साथ जो उत्पीड़न हुआ, जो घटना हुई जिसमें तमाम नेताओं ने जाके उत्पीड़न की आवाज उठाई। राहुल गांधी गए, बीएसपी के भी कुछ नेता गए, तमाम अन्य अन्य पार्टियों में जाके गए। तो मेरा कहना यह है कि जब आपको दिल्ली के अंदर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर का मामला चर्चित मामला था, यहाँ पर पानी पीने के लिए उनको एक प्रोफेशन थी, उनको जो चपरासी था उन्हें पानी पिलाने से मना कर दिया था दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। तो आप जब देखेंगे जो डिस्क्रिमिनेशन का लेवल है ना, वो एक आइडियोलॉजी बेस्ड है। आइडियोलॉजी के आइडियोलॉजी के आधार पर ये लोग डिस्क्रिमिनेशन तय करते हैं। वो शहर गांव ये तय नहीं करता, आपकी मानसिकता कैसी है, किस प्रवृत्ति से आप आए हैं वो तय करता है, आप किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं वो तय करता है। आप एक बात बताइए, पिछले 10 साल अगर हम ले ले तो उसमें आपको क्या लगता है कि पिछले 10 साल में बहुत सारा बदलाव आया है क्या, ये जाति के नाम पे या दलितों के लाइफ में, या बिल्कुल। बहुत कम सुधार आया है कि या फिर कुछ जगह में और भी बदतर हो गया है? देखिए, पिछले 10 साल में जो अभी हाल ही में सुधार आए हैं, वो सबसे पहले आप देखिए न्यू लीडरशिप डेवलप हुई है। पहले जो कौन सा? बहुजन समाज, आप एग्जाम्पल दीजिए, कौन सा? जैसे एज लाइक आप इसमें ले लीजिए जिग्नेश मेवानी, एज लाइक नेशनल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस, दलित लीडर प्रदीप नारवाल, एंड भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद। भीम आर्मी के जो प्रमुख है चंद्रशेखर आजाद, ऐसे तमाम युवा दलित नेता हैं जो उभर कर आए हैं, जिनसे जिनसे समाज को मजबूती मिली है। जो तमाम उत्पीड़न के मामलों में, तमाम जितनी एट्रोसिटीज हो रही हैं,
हर मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और न्याय दिलाने की मुहिम चला रहे हैं। न्याय दिलाने के लिए प्रशासन से बात कर रहे हैं, परिवारों से मिल रहे हैं, परिवारों का दुख साझा कर रहे हैं, जो मुआवजा परिवारों को मिलना चाहिए वो दिलवा रहे हैं, और कैसे न्याय रुके उस पर चिंतन कर रहे हैं। तमाम दलित सम्मेलन कर रहे हैं। तो ये 10 साल की जो भी एक्टिविटीज हैं वो और बढ़कर आई हैं पहले से। ये ऐसा नहीं है कि उत्पीड़न बंद हुआ है, लेकिन उत्पीड़न की जो सुनवाई है, जो उनकी जो उनका न्याय दिलाने की प्रक्रिया, उसमें तेजी आई है। चाहे भीम आर्मी का बनना हो, तमाम देश भर के अंदर इन 10 सालों के अंदर दलित समाज के तमाम नए नए संगठन खड़े हुए हैं। आप दलित समाज का जब कोई नया संगठन बनाने की कोशिश करेंगे हम, तो आपको नाम नहीं मिलेंगे। इतने दलित संगठन पूरे देश भर के अंदर बन गए हैं। मोस्टली महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा दलित संगठन पाए जाते हैं। आज आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे दलित संगठन हैं जो बहुत प्रभावशाली और मजबूती के साथ दलित उत्पीड़न पर जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाने का काम कर तो आप एक बात बताइए, तो हाल ही में जो दोनों सबसे भयानक न्यूज हमको मिला है, हालांकि ये शायद अनोखा भी नहीं है, रहे हैं। एक है हाथरस का यूपी में, और जी। दूसरा है राजस्थान में, जहां पे एक बच्चे को उसके स्कूल टीचर ने मार मार के मार डाला, बस ऊपर जाति का वो पानी पीने के लिए। तो यूपी एक बीजेपी रूल स्टेट है, राजस्थान कांग्रेस रूल स्टेट है, तो क्या हम ये मान ले कि सारी पॉलिटिकल पार्टी एक ही जैसा है ये दलितों के मुद्दे को लेके? देखिए, जब भी आप डिस्क्रिमिनेशन, शोषण की बात करेंगे, ये सदियों का शोषण है। ये एक आइडियोलॉजिकल वे में किया गया शोषण है। यहाँ आपको सरकारें मायने नहीं रखती कि किस सरकार के अंतर्गत हुआ, आपको तो उस पर सरकार प्रक्रिया। का कोई हाथ ही नहीं है क्या? मेरा कहने का मतलब ये है, सरकारें सरकारें मायने नहीं रखती कि क्या, पूरी बात आप मेरी एक बार हो जाने दीजिए। सरकारें उस मायने इसे मायने नहीं रखती कि वहां पर क्या हुआ, किस तरीके की कार्रवाई हुई। आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई शोषण हुआ, हाथरस के अंदर कुछ हुआ, तो वहां का प्रशासन, वहां की सरकार अपराधियों के पक्ष में खड़ी हुई। और जब वही उत्पीड़न राजस्थान के अंदर दलितों पर हुआ, तो मुआवजा मिलता है, कार्रवाई होती है, अपराधियों को जेल भेजा जाता है। तुरंत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कांग्रेस के नेतृत्व में होती है। और अन्य पार्टियों के, जब अन्य राज्य में ऐसी कोई घटना होती है, तो न्याय मिलने में देरी होती है। तो इससे हम आइडियोलॉजिकल वे का एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हमारे जो मान्यवर काशीराम साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो वैचारिक नीति थी, उस पर कौन चलने को तैयार है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए कौन तैयार है, कौन सी पार्टी तैयार है। तमाम ऐसी पार्टी हैं जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर बनी, तो लेकिन वो मिशन मूवमेंट से भटक गई। जो उनकी मिशन मूवमेंट थे, जो बहुजन महापुरुषों को लेकर उनके वादे थे, जो बहुजन महापुरुषों को लेकर उनकी सोच थी, वो उससे भटक गए। तो आप एक बात बताइए, आप पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, और बहुजन समाज पार्टी एक ही ऐसा इंडिया का पार्टी है जो दलितों को रिप्रेजेंट करते थे, और बहुत लोगों को बहुत खुशी भी हुआ जब वो जीत के आए। बाद में बिल्कुल। आप छोड़ भी दिया, तो आप मुझे ये बिल्कुल बताइए कि दलितों का सचमुच में भलाई हुआ है बहुजन समाज पार्टी नहीं से? हुआ। बिल्कुल, तो बहुजन समाज पार्टी से जो शुरू में मैं आपको बता, जब वो मान्यवर काशीराम साहब, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने, जब वो थे, जब तक वो पार्टी में थे, 2006 तक, जब तक वो जिंदा थे, पार्टी को इतना सुचारू रूप से और संगठन को ऐसा चलाया कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, स्वामी पेरियार, तमाम ऐसे महापुरुषों को उन्होंने दलित समाज के मस्तिष्क में एक तरह से डाल दिया कि भाई ये तुम्हारे महापुरुष हैं, ये तुम्हारे भगवान हैं, इनके विचारों को पढ़ो, इनके विचारों को पढ़ो। सिर्फ मूर्ति पूजा से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको इनके विचारों को पढ़ना चाहिए, जो इनकी आइडियोलॉजी है उसको पढ़ना चाहिए, तभी आप लोगों का भविष्य उज्जवल है। उस वे से मायावती जी भटक गई। जो कहते हैं मनुवाद की विचारधारा और एक बहुजन विचारधारा। बहुजन पहले बहुजन समाज पार्टी का नारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अब क्या है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहुजन से सर्वजन तक का जो सफर था, इसके आते ही समाज टूट गया, समाज को कुछ मिलना छूट गया, समाज की जो तरक्की थी वो रुक गई। लेकिन समाज ने नए नए लीडर, जो आपने पिछला सवाल पूछा, 10 साल में क्या क्या हुआ। 10 साल में समाज ने नए नए लीडर पैदा किए। गांव, जिला, शहर और अलग अलग जो कस्बे हैं, उनमें नए लीडर पैदा किए। तब जाके जो दलित समाज की थोड़ी स्थिति है वो सुधरने को हुई। लेकिन आप एक छोटा सा उदाहरण दूं, एक घोड़ा है, मान के चलिए, वो एक
घायल जख्मी घोड़ा है, उसके टांग में चोट लगी हुई है, और आप उसको एक तरीके से उसका इलाज करके और उसको खड़ा कर दें एक बिल्कुल ठीक ठाक घोड़े के साथ, जो और दोनों को साथ में दौड़ाना शुरू करें, तो कौन जीतेगा? जो पहले से ही ठीक ठाक होगा, जो पहले से ही बिल्कुल सक्षम होगा दौड़ने लायक। और एक होता है घायल घोड़े को आप सही करके उसकी मरहम पट्टी करके साथ में खड़ा कर दें, तो वही जीतेगा जो पहले से ही सक्षम होगा। वही आज की स्थिति में है। जो अपर कास्ट के लोग हैं वो पहले से ही सक्षम है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, शैक्षिक स्तर पे हो, तमाम ऐसे स्तरों पे वो सक्षम है। जब आप बात आती है कि किस तरीके से वो लोग आगे, दलित समाज आगे नहीं बढ़ पाया, जो उनके सदियों का शोषण है वो करने वाले कौन है? अपर कास्ट के लोग सदियों से शोषण करते हुए आए हैं। और आज भी जो शोषण हो रहा है ज्यादातर क्या, मैं कहूंगा 90% शोषण अपर कास्ट दलित समाज पर कर रहा है। तो इस ये जो शोषण है इसका अंत सिर्फ और सिर्फ न्यू लीडरशिप, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करके, और एजुकेशन का जो मेन पर्पज है कि एजुकेशन को घर घर, गांव गांव और समाज के बीच, बस्तियों में, झुग्गियों में, जितने जो वर्ग है, दलित वर्ग है, वहां तक पहुंचाया जाए। आप एक बात बताइए, तो इतने जो पॉलिटिकल पार्टीज है, आप बीएसपी छोड़ आए, अ, उसमें से आपको कौन सा पार्टी ऐसा लगता है जिसने सबसे ज्यादा काम किया है? ये चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ले लीजिए या बीजेपी या कांग्रेस, और थोड़ा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे उसने सुधार लाया है? देखिए, जब मैं बात करूंगा कांग्रेस, यहाँ पर मैं अपने मेरे जो निजी विचार हैं कि कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज के लिए बहुत काम किया है। कांग्रेस पार्टी, या कम्युनिस्ट पार्टी? कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। कम्युनिस्ट और एक दो दो पार्टियां जो मैं जानता हूँ, एक बहुजन समाज पार्टी, जो जब तक वो विचार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार पर चल रही थी, बहुजन महापुरुषों के विचार पर चल रही थी, तब वो दलित हितैषी पार्टी थी, दलित समाज के भले के लिए सोचती थी, लेकिन आज वो नहीं है। दूसरी कांग्रेस पार्टी ने आपने कहा एग्जाम्पल देके बताइए क्या दिया? पंचायती राज में आरक्षण देने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस। SC ST एक्ट जिससे दलितों को सबसे ज्यादा मजबूती मिली, आदिवासी को सबसे ज्यादा मजबूती मिली, अपर कास्ट जो शोषण करता है तुरंत उस पर कार्रवाई होती है SC ST एक्ट के तहत, उसको लाने वाली कौन? कांग्रेस पार्टी। सबसे बड़ी मुहिम कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी मनरेगा लेकर आई। मनरेगा में कौन काम कर रहा है आज? रोजगार मनरेगा में किसको मिल रहा है सबसे ज्यादा? दलित, गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज को मनरेगा के अंदर रोजगार मिला। तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं जहां पर दलित समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम कांग्रेस ने किया। बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के बड़े नेता थे। आज प्रदीप नारवाल जी हैं, देवाशीष जरारिया जी हैं, जिग्नेश मेवानी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो दलितों का विकास करने के लिए क्या चाहिए? दलित रिप्रेजेंटेटिव। दलित रिप्रेजेंटेटिव कौन दे रहा है? आज कांग्रेस दे रही है। आज अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट के लिए, कांग्रेस के लिए अगर कोई नामांकन में सबसे आगे नाम चल रहा है तो मल्लिकार्जुन खड़गे। हु इज मल्लिकार्जुन खड़गे? मल्लिकार्जुन खड़गे बिग दलित लीडर ऑफ इंडिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नंबर 1 पे आज चल रहा है कि कांग्रेस के वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने जो अध्यक्ष दिया वो भी दलित समाज से, उस समाज से जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाटव जाटव जिसे जाति कहते हैं, उस समाज से कांग्रेस ने वहां पे प्रतिनिधित्व दिया है। जब आप उस समाज का नेता तैयार नहीं करेंगे, जब आप उस समाज की जो लीडरशिप है उसे तैयार नहीं करेंगे, तो आपसे समाज जुड़ेगा कैसे? समाज जुड़ेगा नहीं तो समाज बढ़ेगा नहीं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, लेकिन उस लाइन पे चलने वाला कौन है? महात्मा गांधी की विचारधारा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, तमाम विचारधाराओं का समावेश अगर कोई है तो आज कांग्रेस पार्टी में। अ, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि आप कांग्रेस पार्टी से नहीं है, आप एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल हाँ, एनालिस्ट। तो अब दर्शकों दलित के लिए आइडियोलॉजी, मैं बता दूं कि आप इंडिपेंडेंटली ये बोल रहे हैं। बिल्कुल। मेरा बस इतना कहना है कि दलित समाज के लिए कि आज कोई अगर वर्क कर रही है पार्टी या उसको रिप्रेजेंटेशन दे रही है तो वो कांग्रेस है। मेरा बस इतना अपना निजी विचार है मेरा। अच्छा, मैं एक बात बताना पूछना चाहती चाहती हूँ कि बीजेपी पिछले, अगर हम दो प्रेसिडेंट देखें, रामनाथ कोविंद जी और अभी द्रौपदी मुर्मू जी, ये तो पहली बार बीजेपी ने हमको दोनों दलित समाज से प्रेसिडेंट दिया है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो इससे आपको नहीं लगता है कि ये फर्क पड़ने वाला है? देखिए, पहले रामनाथ कोविंद जी और अब द्रौपदी मुर्मू जी,
दोनों राष्ट्रपति, एक पूर्व राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति, मैं सम्मान करता हूँ दोनों राष्ट्रपति का। लेकिन आप उसको समाज के नजरिए से जब आप देखेंगे, जब हाथरस के अंदर दलित बेटी के साथ उत्पीड़न हुआ, रामनाथ कोविंद जी दलित राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद जी की जिम्मेदारी जो उनको, जब बीजेपी ने उस तरीके से उनको पेश किया कि हमने दलित राष्ट्रपति दिया, दलित राष्ट्रपति दिया, तो उस पर बोले क्या, पर क्या कार्रवाई हुई उस पर? उन्होंने कोई ट्वीट किया हो या उस पर कोई अपनी आपत्ति जताई हो या न्याय दिलाने में कोई उनकी भूमिका रही हो, कोई, या सरकार पे उन्होंने एक कोई लेटर लिखा हो? कुछ नहीं। आप जब समाज की बात करते हैं तो आप फिर देखिए, उस समाज की लड़ाई लड़ने वाला कौन है, उस समाज की सुनने वाला कौन है, उनके हक अधिकारों को सदन से लेकर सड़क तक लड़ने वाला कौन है? तो आप वैचारिक लड़ाई देखिए, सिर्फ राष्ट्रपति बनाना दलित समाज के उत्थान का हल नहीं है। आप उनकी उनके हक अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ कौन रहा है, आवाज कौन उठा रहा है, फैसले कौन ले रहा है, नीतियां कौन बना रहा है, प्रतिनिधित्व कौन दे रहा है, ये अहम रखता है आज। देखिए, एक होता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, और एक होता है सिर्फ दलित। सिर्फ दलित में और अम्बेडकरवादी दलित में, बहुजन महापुरुषों के दलित में जमीन आसमान का अंतर है। जो दलित अम्बेडकरवादी होता है वो उस स्तर से गुजरा हुआ होता है, उस शोषण को वो सह के आता है, वो जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको सह के आता है कि भाई ये ये हमारे साथ हुआ है तो हमें इन लोगों का भला करना है, तो ये हमारे साथ मायावती हुआ जी है। भी तो ऐसे ही होंगे ना, मायावती जी भी तो बिल्कुल। ये एक्सपीरियंस करके ही आए होंगे। बिल्कुल, बहुत संघर्ष करके मायावती जी ने जब उस पद पे बैठी, जब अब देखिए, दो नेता, अब मायावती जी का आज का उदाहरण दो। आपने कहा मायावती जी भी संघर्ष करके, मायावती जी ने अपने समय में बहुत संघर्ष किया, बहुत उन्होंने साइकिल से पद यात्राएं की, साइकिल से रैलियां की, तमाम जो वैसे उत्पीड़न के मामलों में वो शुरू में जाती रही। लेकिन भटकना, लोगों ने पार्टी छोड़ने का कब सोचा? जब उन्होंने आइडियोलॉजिकल वे छोड़ दिया, चाहे आप वो थोड़ा सीबीआई के एग्जाम्पल दे सकते हैं? चाहे वो सीबीआई के डर से हो। ठीक है, आप एग्जाम्पल सबसे पहला यही है, जब हाथरस के अंदर इतना बड़ा दलित उत्पीड़न मामला हुआ बेटी के साथ, तो मायावती जी सबसे बड़ी नेता कहलाती थी दलितों की, वो नहीं गई वहां पे, परिवार के साथ खड़ी नहीं हुई। ये छोटी बात नहीं है। आपको लोग नेता स्वीकार रहे हैं कि आप दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं, लेकिन आप ऐसे मुद्दे पर घर से नहीं निकलती, घर में बैठी रहती हैं जब बड़े बड़े दलित उत्पीड़न हो जाते हैं। सिर्फ ट्वीट करना, बयान देना इसका हल नहीं है। ये तो बीजेपी के नेता भी कर सकते हैं, जो कोई भी कर सकता है। लेकिन आप उनके लिए, मैंने फिर वही कहा, अब नीतियां क्या बना रहे हैं, सड़कों पर लड़ाई कितनी लड़ रहे हैं, सदन में आवाज कितनी उठा रहे हैं, वो मायने रखता है। आप एक बात बताइए, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर ये अध्यक्ष भी बन जाते हैं कांग्रेस पार्टी का, तो इससे आपको क्या लगता है? तो थोड़ा एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे सुधार आ देखिए, सकता है इसके साथ? मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन खड़गे जी से दलितों के सुधार की बात ही नहीं करता। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात मैंने इसलिए की कि प्रतिनिधित्व किसका है, रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हम लोग दे रहे हैं, प्रतिनिधित्व कौन दे रहा है? प्रतिनिधित्व दलित समाज का प्रतिनिधित्व वहां पे पहुंचा मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। और कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे कदम हैं जो दलितों को रिप्रेजेंटेशन देने में आगे है, और जिनको रिप्रेजेंटेशन दिया है उन्होंने उनके लिए नीतियां ही बनाई हैं, उनके लिए काम भी किया है, उनके जो डिस्क्रिमिनेशन है उस पर बात भी रखी है। तो आपको पहले मैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड मैंने नहीं देखा है, आपको कुछ लगता है कि कुछ ऐसा किया है उन्होंने जिससे बिल्कुल। आपको मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्कूल समय में, कॉलेज समय में नेता रहे। उन्होंने चुनाव लड़ा कॉलेज में, और कॉलेज से ही वो तमाम मजदूर संगठनों से जुड़े रहे। वो मजदूरों के लिए उन्होंने बहुत काम किया, तमाम दलित संगठनों से वो जुड़े रहे। और आज भी उन्होंने ये उनका एक गौतम बुद्ध को लेकर, जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उनको लेकर उन्होंने कई, जो बुद्ध विहार होते हैं, जो महात्मा गौतम बुद्ध का एक टेम्पल टाइप का होता है, वो उन्होंने कई उसके अनावरण किए, तब उद्घाटन किए। और उन्होंने अपना, उनका एक दलित संगठन भी बहुत बड़ा है जिसको लेकर वो कर्नाटक के अंदर धीरे धीरे कार्य करते रहते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये जो आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आप मैं आए? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली, मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है, और मथुरा जो है हमारा गांव है, यूपी में मथुरा पड़ता है, वहाँ पे। तो आपके जैसे कोई जो दलित समाज से आते हैं उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना कितना आसान है, या आपके लिए बिल्कुल। कितना आसान? गांव से, देखिए, मेरे तो अपने पिताजी का शुक्रगुजार हूँ
कि उन्होंने दिल्ली में आकर घर बना लिया, दिल्ली में आकर सारी थोड़ी व्यवस्थाएं कर ली, तो मैं यहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाया। लेकिन अभी हमारे समाज के लोग झुग्गी झोपड़ी से बाहर आने को तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं? क्योंकि उनका डिस्क्रिमिनेशन वहां है। मैं बहुत बहुत एक थैंकफुल हूँ सोशल मीडिया का, कि हमारे समाज पे जो उत्पीड़न हो रहे हैं, जो अन्याय हो रहा है, वो सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ जा रहा है। नहीं तो आप पूर्वांचल की स्थिति देखेंगे, रोज एक दलित समाज की बेटी के साथ रेप का मामला या दलित समाज का उत्पीड़न पूर्वांचल में रोज हो रहा है, और सोशल मीडिया पे रोज दिखाया जा रहा है। लेकिन ये चीजें 10-5 साल पहले नहीं थी। सोशल मीडिया उत्पीड़न हो जाता था, कोई सुनता नहीं था, एफआईआर नहीं लिखी जाती थी, कोई कुछ नहीं था। लेकिन आज सोशल मीडिया के जरिए एक जरिया बना है दलित समाज के लिए, हथियार है इसे कहते हैं, वेपन है सोशल मीडिया की, अपनी आवाज उठाने का, अपने वॉइस को रेज करने का। तो हम अ, आशा कर सकते हैं कि इसके आगे ये जल्दी से ये सुधार और आ सकता है, क्योंकि ये अभी समाज बदल गया है, और ये जो जिस तरह से जा रहे हैं उसमें ये सुधार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और ज्यादा हो सकता जैसे 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 रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे सुधार आएगा। और कुछ जो रिजर्वेशन पॉलिसीज का जो लोग फायदा उठा रहे हैं, और उसके बाद उठाने के बाद वो अपने ही समाज को नहीं सुन रहे हैं या उनकी आवाज नहीं बन रहे हैं, उसको लेकर मैं काफी दुखी रहता हूँ कि भाई आईएएस पीसीएस अधिकारी हैं कुछ जो समाज में बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने ही समाज की आवाज उठाने में असमर्थ हैं। पता नहीं क्यों ऐसा, क्योंकि वो रिजर्वेशन पॉलिसीज का वहां गलत फायदा उठा रहे हैं। और आपने लेफ्ट आइडियोलॉजी की एक बार बात की, लेफ्ट आइडियोलॉजी में और अम्बेडकर आइडियोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। लेफ्ट आइडियोलॉजी बात करती है कि शोषण का जो मेन पॉइंट है वो गरीबी है। लेकिन मैं मानता हूँ, हमारी आइडियोलॉजी मानती है कि शोषण का जो मेन प्लेटफॉर्म है, मेन जो जड़ है, वो है जाति। सब आप जब सर्वेस करेंगी, जब वो सर्वेस देखेंगे, तो सबसे ज्यादा जो शोषण का हुआ है दलितों पर हुआ है, आदिवासियों पर हुआ है, अल्पसंख्यक समाज पर हुआ है, पिछड़ों पर हुआ है। तो जाति अहम है। गरीबी अमीरी का फर्क देश के अंदर नहीं है। जाति, आप इस जाति से आते हैं इसलिए आप गरीब हो, आप इस जाति से आते हैं इसलिए आपके ऊपर शोषण हो रहा है। जाति बहुत अहमियत रखती है हर चीज में। बिना जाति के, जाति कभी नहीं जाती। ये एक वो कहते हैं ना, जाति कभी नहीं जाती। तो आपको क्या लगता है, अभी तक लोग ऐसा आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप कौन सी जाति से है? भले आप कुछ भी, आपका क्वालिफिकेशन हो, आपका फाइनेंशियल जो भी सिचुएशन हो, आपको पहले क्या आपको जाति का लोग देखता है? नहीं, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो आपका नहीं, समाज, जनरल हाँ समाज। जनरल देख ही रहा है। जनरल मोस्टली आज दिल्ली से लेके तमाम जो बड़े बड़े ऑफिस हैं, उनके अंदर भी कास्ट बहुत मायने रखती है। कास्ट बहुत मायने रखती है। आपको उस तरीके से भी ट्रीट किया जाता है, नहीं यार ये तो, मतलब आप उस सर्कल में जब हम बैठेंगे ना, जब आज से हमारे किसी ऑफिस में गए हम, वहाँ हमारी बातें हो रही हैं, जब नॉर्मली आपको जब आप बताओगे नहीं, जैसे आप हम दिल्ली से रह रहे हैं लगातार, तो आपस में देखते हैं एलिट क्लास के लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तब वो बोलते हैं, उनके मुंह से ये आम वर्ड है कि हाँ यार वो अब मैं वो शब्द लेना चाहूँ कि देखो ये तो चमार चूड़े हैं, ये तो ये हैं। दूसरों को वो करते हैं, कोई जैसे नाली की सफाई कर रहा होता है, यार ये देखो ये तो भंगी टाइप के लोग हैं, या ये लोग हैं, ऐसे मतलब गलत वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन आपको यही वर्ड, यही शोषण का जो जरिया है, यही शोषण की जो शुरुआत है, यही है कि आप उसको उसकी कास्ट से पहचान रहे हो। अमीरी गरीबी का फर्क नहीं है, जाति, जाति बहुत अहम है। तो मेरी आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि आप थोड़ा बताइए टॉप 5 जो चीजें आपको लगता है जो अगर इंडिया में आ जाए तो ये दलितों का, समाज का, ये जाति का सुधार आ सकता है बहुत जल्दी, हमको दशकों तक इंतजार न करना पड़े। तो टॉप 5 चीजें आप बता सकते हैं जिससे ये सुधार आ सकता है? बिल्कुल। देखिए, मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि रोटी बेटी का संबंध, रोटी बेटी का संबंध, जैसे कि आप शादियां देखते हैं, आज भी शादी कैसे होती है, ब्राह्मण ब्राह्मण से शादी कराएगा, दलित दलित से शादी कराएगा। ये रोटी बेटी का संबंध जब तक नहीं बनेगा, जब तक जाति भेदभाव खत्म नहीं होगा। जो दूसरा तो वो आपको मैंने बताया, प्रतिनिधित्व, आर्थिक आधार पर मजबूती, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, एजुकेशन हर लेवल पे हर गांव तक हम पहुंचाएं।
उसको शिक्षित करें, जब भी वो जॉब पा पाएगा, रिजर्वेशन का फायदा उठा पाएगा, क्योंकि नहीं तो जिनको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल गया वही उसका फायदा उठाते जा रहे हैं, और जो जिनको नहीं मिला है वो झुग्गी झोपड़ियों में आज भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माहौल में और जमीनी माहौल में जमीन आसमान का अंतर है। सोशल मीडिया उत्पीड़न की आवाज तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इस उत्पीड़न को और बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का भी उतना ही योगदान है, क्योंकि जो आवाज उठ जा रही है, जो जो गरीब व्यक्ति की जो आवाज उठा दे रहा है वो तो उठ गई, लेकिन जो आवाज नहीं उठाई उसका क्या। न्याय मिले तो सबको मिले। सिर्फ हम 50 उत्पीड़न के मामलों में से एक उत्पीड़न के मामले को, अब जैसे हम बार बार हाथरस की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, हाथरस जैसे मामले हाथरस के बाद कई हो गए। लखीमपुर में हुआ, उसमें अभी हाल ही में दो बहनों की लाश मिली, दलित दलित बहनों की लटकी हुई। तो तमाम ऐसे दलित उत्पीड़न के मामले रोज हो रहे हैं। हम सिर्फ एक टॉपिक को टारगेट करके नहीं चल सकते इस मामलों में। मैंने यही फिर कहा कि शैक्षणिक स्तर जितना ज्यादा उठाएंगे, शैक्षणिक स्तर स्तर जितना ज्यादा सुधारेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जितना ज्यादा हम लोग सक्षम होंगे, संगठन ज्यादा से ज्यादा तैयार करेंगे, नई लीडरशिप तैयार करेंगे, इसी से समाज की मजबूती होगी। और मैं आपको फिर कहूँ, जाति कभी नहीं जाती, क्योंकि मेन जो कारण है वो ये है कि अपर कास्ट को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो मनुवादी सोच के साथ कुछ तथ्यों को उन्हें स्वीकारना पड़ेगा कि समाज के अंदर सामाजिक जो समानता है उसको स्थापित करने के लिए। अपर कास्ट का सोच कैसे बदल सकता है? आप थोड़ा आपका सोच बता सकते हैं, आइडिया बता सकते हैं? जब जब शैक्षणिक स्तर पर दलित समाज के लोग दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग बराबरी करेंगे शैक्षणिक स्तर पर, उनसे उस तरीके की वार्ता करेंगे, तो उनको भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा कि नहीं भाई, अब ये इस लेवल पे आ गए हैं, ये इस लेवल पे हैं, तो इनकी भी सुननी पड़ेगी। बड़े बड़े जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है उनमें उनको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, चाहे वो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, तमाम ऐसे हैं जहाँ इंटरव्यूज में, इन सब चीजों में उनको समान तरीके से न्याय देना पड़ेगा। तब जाके जो मैंने फिर की रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात धन्यवाद। करने के लिए। धन्यवाद। शायद ये बहुत अच्छा सुधर भी आ जाए, आप जैसे लीडर है, और शायद बहुत सारे लीडर आपके जैसे उभर कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।